हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। देखो, हमने पहले 2 यूनिट कंप्लीट किए। फर्स्ट यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारा चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ था, तो अगर सारा चार्ज रेस्ट पे था तो हमने उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करी और वो लॉ पढ़े जो उसके ऊपर एप्लीकेबल थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, तो अगर चार्ज रेस्ट पे था तो उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा। और कोई और चार्ज, टेस्ट चार्ज को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है, तो पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा। कूलम्स लॉ पढ़ा, 2 चार्जेस के अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में। पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर हमने कैपेसिटर पढ़ा, मींस वो डिवाइसेस पढ़े जो अपने में चार्ज को स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट पूरा ऐसे डिज़ाइन है कि सारा चार्जेस रेस्ट में हैं और कौन कौन से लॉज और प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं वो उस केस में हमने पढ़ी। सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा कि जो रूटीन लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें चार्जेस रेस्ट पे नहीं होते, सारा चार्ज मोशन में है, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और हमारा फ़ायदा होगा। तो सेकेंड यूनिट में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी और फिर वो जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि करंट जब फ्लो करता है, चार्जेस मीन्स जब फ्लो करते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को पढ़ना पड़ा और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा। यही करंट जब कंडक्टर में फ़्लो किया तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए ओम्स लॉ पढ़ना पड़ा। कार्बन रेजिस्टर पढ़े हमने, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ा। फिर वो डिवाइसेस पढ़े, जैसे किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के बाद डिवाइसेस में मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर पढ़े। पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस निकाला। तो सेकेंड यूनिट सारा इस तरह से डिज़ाइन है कि सारा चार्ज फ्लो कर रहा है और उसके लिए जो जो लॉज लगते हैं हमने उसमें वो पढ़े। हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जहाँ जहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा या जहाँ पे करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मींस जहाँ पर करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा, वो हमने स्टडी करना है। तो इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, जो है ऑर्स्टेड ने इसका कंसेप्ट दिया था। तो हम पढ़ेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसने एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव किया था कि जहाँ पर करंट होगा उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगी, और इससे करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए एम्पियर स्विमिंग रूल है। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलती है। राइट हैंड थंब रूल भी डायरेक्शन निकालने के लिए है। तो करंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मतलब एनालिटिकल ट्रीटमेंट है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। और बायोट-सेवर्ट्स लॉ की हमने 3 एप्लीकेशन पढ़नी है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे, एक सर्कुलर लूप के सेंटर में। फिर हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ के उसकी 2 एप्लीकेशन पढ़नी है, एक सोलेनॉइड के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी टॉरॉइड के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। मींस मैंने भी आपको बताया कि सपोज़ ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है तो हमें पता कैसे चला कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है? वो सारा काम किया ऑर्स्टेड ने। तो उसने क्या किया, देखिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। सपोज़ कीजिए ये एक ईएमएफ सेल है जिसकी ईएमएफ है ई। उसके बाद एक सर्किट में इस सेल को लगा दिया, एक रियोस्टैट लगाया। ये रियोस्टैट है, रियोस्टैट का पर्पस है सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज करना ताकि करंट के अमाउंट को हम चेंज कर सकें। एक की लगाई है, की अगर ओपन है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अगर की क्लोज है देन करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पे इस वायर में, ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये वाली, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से इसके इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी सेटअप हुई, कैसे सेटअप हुई, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने यहाँ पे रखी एक मैग्नेटिक नीडल। रेड जो है वो नॉर्थ है मैग्नेटिक नीडल का और नीचे वाला एंड इज साउथ। तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, ये डिफ्लेक्ट कर जाती है जहाँ पे मैग्नेटिक का इफेक्ट होता है, मैग्नेट का इफेक्ट होता है। ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक नीडल ले लीजिए, एक सिंपल बार मैग्नेट ले लीजिए, तो बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक नीडल के पास लेकर आएंगे तो ये नीडल मूव कर जाएगी। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इफेक्ट के अंदर आते ही ये नीडल मूवमेंट शो करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर घर पर ट्राई करके देखिए। तो इस वायर में अब करंट फ्लो कर रहा है, की को क्लोज़ किया, करंट फ्लो किया,
करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एज्यूम कीजिए, मीन्स जो करंट फ्लो कर रहा है वो साउथ टू नॉर्थ कर रहा है। सपोज दिस एंड इज़ साउथ एंड अपर एंड इज़ नॉर्थ। तो अगर करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पर वेस्ट आएगा, नीडल वेस्ट की तरफ मूव कर जाएगी। उसके बाद ये स्नो रूल होता है। स्नो रूल मतलब SNOW, इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो ये देखिए करंट अगर साउथ टू नॉर्थ ऐसे मूव कर रहा है तो ये जो नीडल है ये वेस्ट की तरफ मूव कर गई। अब देखिए करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू ए वायर, ये लिखा हुआ है सेम। नीडल की जो पोजीशन है वो आप चेक कर सकते हैं। सेकंड केस में देखिए सेम सर्किट हमने कंसिडर किया और की को क्लोज करते ही नीडल रखी, जैसे ही की क्लोज की करंट की डायरेक्शन अब उल्टी है, मीन्स करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पिछले केस में फ़्लो कर रहा था साउथ टू नॉर्थ, अब फ्लो कर रहा है ऐसे यहाँ से यहाँ, तो नीडल मूव कर गई टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, पहले मूव करी थी टुवर्ड्स ईस्ट, ये सेम लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद देखिए रूल्स कैसे निकलते हैं। स्नो रूल है, स्नो रूल जो मैंने अभी बताया, अगर नीडल को रखा गया है ऐसे कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और वायर जो है नीडल जो है वो वायर के ओवर रखी गई है, ऊपर रखी गई है, तो नीडल जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर जाएगी। W स्टैंड्स फॉर वेस्ट। और इसी को एक्सप्लेन करता है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, देखिए सपोज़ कीजिए एक पर्सन है, वो स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में जैसे करंट फ्लो करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज़ साउथ, दिस इज़ साउथ, और यहाँ पे नीडल ऐसे रखी हुई है जो डायरेक्शन बता रही है, नीडल नहीं सॉरी डायरेक्शन सारी लिखी हुई हैं। तो ये पर्सन स्विम कर रहा है। अब यहाँ पे नीडल रखी ऐसे, नीडल कैसे रखी है कि करंट फ्लो कर रहा है पर्सन की सपोज़ लेग में से साउथ से और उसके हेड से निकल रहा है, मतलब नॉर्थ से निकल रहा है। नीडल ऐसे रखी तो नीडल किधर को डिफ्लेक्ट करेगी, जहाँ पे पर्सन का लेफ़्ट हैंड है, मीन्स करंट फ्लो किया, नीडल लेफ़्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। फाइन, इमेजिन अ मैन हु स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फ्रॉम मतलब ये साउथ है और साउथ से नॉर्थ की तरफ ये पर्सन स्विम कर रहा है। तो हमने इमेजिन किया कि उसका जो करंट है फीट में एंटर कर रहा है और उसके हेड से बाहर निकल रहा है, और नॉर्थ पोल नीडल का ऐसे रखा है। तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स वेस्ट चला जाएगा या पर्सन के लेफ़्ट हैंड की तरफ चला जाएगा। तो ये पर्सन का लेफ़्ट हैंड था यहाँ पे और नीडल का नॉर्थ पोल वहीं पे डिफ्लेक्ट हो गया। ये एम्पियर का स्विमिंग रूल है। फाइन, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, स्विमिंग रूल का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में पर्सन स्विम कर रहा है, अगर नीडल को वैसे रखा गया है तो जहाँ पे पर्सन का लेफ़्ट हैंड होगा और करंट की वही डायरेक्शन है जहाँ पे पर्सन स्विम कर रहा है, तो नीडल वहीं पर मूव करेगी जहाँ पे पर्सन का लेफ़्ट हैंड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, जिसे हम राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ये सपोज़ कीजिए एक स्क्रू है जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ऊपर को करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे ऐसे, और करंट ऊपर को अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेटअप हो रही है। इसका मीनिंग क्या है, जब हम किसी स्क्रू को सपोज़ मूव करते हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, आप जैसे कोई भी टैप है, टैप को भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करके देखना, घुमा के देखना, या किसी बॉक्स के लिड को, ढक्कन को जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो वो हमेशा ऊपर आता है, मीन्स खुलता है, और अगर हम किसी चीज़ को क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो वो चीज़ बंद होती है। ये आप किसी जार की लिड पे भी ट्राई कर सकते हो, टैप पे भी ट्राई कर सकते हो। तो हम अगर इमेजिन कर रहे हैं इस कॉर्क स्क्रू में करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर, तो इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस केस में देखिए अगर करंट नीचे को फ्लो कर रहा है, ऐसे नीचे को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेट होगी। तो इस रूल से हम निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज सेट होगी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के एंटी क्लॉकवाइज सेट होगी। तो फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंड स्क्रू इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, स्क्रू के मोशन को हमने उसी डायरेक्शन में मान लिया। जैसे टैप है, अगर करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है तो हम टैप को ऊपर को खोल रहे हैं, खोलेंगे तो आप चेक करना वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की सेटअप होगा।
फाइन बच्चे, बेसिक कंसेप्ट यही है कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है। सिर्फ डायरेक्शन मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से निकाल रहे हैं कि अगर करंट ऊपर को जा रहा है तो जो मैग्नेटिक लाइंस सेटअप होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी फर्स्ट केस में, अगर करंट नीचे को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज सेटअप होंगी, जो सेकेंड केस में शो हो रहा है। फाइन, नेक्स्ट देखिए राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल, ये भी रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये जो थंब है, थंब ये वाला हमने उस डायरेक्शन में सेट किया जहाँ पे करंट है। फाइन, ये एक वायर है जिसमें करंट ऊपर को जा रहा है, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट कर लिया, तो जिस डायरेक्शन में ये फिंगर कर्ल होंगी, घूमेंगी, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर करंट ऐसे ऊपर, थंब करंट ऊपर को जा रहा है तो हैंड मेरा कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज सेट होगी। अगर करंट नीचे को जा रहा है तो मेरी सारी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। ये डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज़ क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे मूव करती है जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स मूव कर रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल। फाइन, ये देखिए करंट ऊपर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट नीचे को जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है क्लॉकवाइज, ऐसे नीचे को जाएगा तो क्लॉकवाइज। फाइन, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ। दिस लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका पर्पज़ है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का पर्पज़ है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। उसके लिए हमने क्या किया, एक वायर एज्यूम किया, ये वाली जो वायर है ये एज्यूम करी, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर को, आई इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। फिर सपोज़ किया इसका एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पर इस वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं पी पॉइंट पे। बच्चे मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एक करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में करंट ऊपर को जा रहा है, और इस वायर की वजह से हर तरफ, हर इसके अराउंड की हर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो हमने मैग्नेटिक नीडल रख के देख लिया कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट चूज़ किया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब ये जो पूरी वायर है इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालूंगी, मैं वायर का थोड़ा पोर्शन लेके सॉल्व करूँगी, बाद में उसे पूरी लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी वायर का इफेक्ट पता चल जाएगा कि पी पे कितना लग रहा है। लेट किया ये जो लेंथ एलिमेंट डी एल है उसका पी से डिस्टेंस, उसका पी से डिस्टेंस है आर, मतलब ये जो लेंथ एलिमेंट डी एल है उसका पी से डिस्टेंस आर है, तो वो आर लिया। लेट लेंथ एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंगल थीटा बना रहा है, अगर ये पॉइंट पी इधर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है। देखो करंट ऊपर को जा रहा है, सारी मेरी फिंगर्स नीचे को लग रही हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, करंट अगर ऊपर को जा रहा है तो फिंगर्स कर्ल नीचे को हो रही हैं, तो इनवर्ड। तो पी पॉइंट पे अगर पी पॉइंट राइट में है वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लग रही है और वो क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रही है। अब करंट अगर देखिए, अब करंट ऊपर जा रहा है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकल रही है, तो यहाँ पे डॉट, डॉट मतलब आउटवर्ड, करंट ऊपर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को लग रही है, अगर पी पॉइंट राइट में है तो इनवर्ड और इधर है तो आउटवर्ड। ठीक है, फिर लेट किया क्रॉस इज़ फॉर इनवर्ड एंड डॉट इज़ फॉर आउटवर्ड। कंसिडरेशंस लिख लीजिएगा। बायोट-सेवर्ट्स लॉ स्टेट करता है कि इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डी बी कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि वायर में करंट कितना फ्लो करेगा। ऑब्वियसली बच्चे, जितना करंट फ्लो करेगा वायर में उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। डी बी इसलिए क्योंकि हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं फॉर स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल, तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में भी अगर उसने सेल 1 लगाया था, अगर हम सेल को डबल कर दें या बैटरी को बड़ी हैवी बैटरी लें ज़्यादा वोल्ट की, तो नीडल की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर लेंथ एलिमेंट छोटा लिया है तो डी की जो वैल्यू है वो कम होगी, अगर लेंथ एलिमेंट हम बड़ा चूज़ करेंगे तो डी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो डी बी डी एल पे भी डिपेंड करता है। ऑल्सो डी बी डिपेंड ऑन द साइन थीटा, मीन्स पी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर पी पॉइंट दूर होगा तो डी बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स जैसे जैसे हम स्ट्रेट कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी, तो डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर। इन सबको कंबाइन कर दिया तो डी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये वाला आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है दिस, इसे हमने हटाया तो यहाँ पे इक्वल टू लगाने पे एक कांस्टेंट ऐड होगा, दैट कांस्टेंट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई। वट इज़ म्यू नॉट बाय 4 पाई? म्यू नॉट इज़ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे फर्स्ट केस में एप्सिलॉन यूज़ करते हैं, इस केस में म्यू आता है, म्यू इज़ कॉल्ड परमेबिलिटी। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, यहाँ पे डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बाकी म्यू नॉट बाय 4 पाई सेम, आर स्क्वायर सेम। ठीक, और आर यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हमने ऐसे लिखा, ऐसे होता है ना, आर यूनिट कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो जब आर कैप को मैं ऐसे लिखूँगी तो ऊपर आर वेक्टर हो जाएगा, नीचे आर क्यूब हो जाएगा। व्हाट इज़ म्यू नॉट? म्यू नॉट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। जैसे एप्सिलॉन नॉट की कोई फिक्स वैल्यू थी, ऐसी म्यू नॉट की फिक्स वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एंड यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज़ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। व्हाट इज़ टेस्ला? टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिट हम वेबर डिस्कस करेंगे जब हम फ्लक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब डायरेक्शन ऑफ डीबी। डीबी की डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल से। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट राइट में था और करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये इसी रूल से हमने निकाला। अगर एमर्जिंग है तो डॉट लगाएंगे, अगर एंटरिंग है तो क्रॉस लगाएंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। करंट एलिमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ। मीन्स ये जो हमने करंट एलिमेंट बता रहे थे आईडीएल, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट है करंट और लेंथ एलिमेंट का। इसकी भी वही उस